हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुरुकुल विद संदीपिका। तो चलिए, आज हम एक नेक्स्ट टॉपिक लेके आई हूँ जो कि ध्रुव स्वामिनी नाटक है जयशंकर प्रसाद जी का। तो इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो 1933 भी है और ये नाटक 3 अंकों में विभक्त है और इसमें स्त्री पुनर्विवाह का चित्रण किया गया है। साथ ही साथ जो है वो स्त्री पात्रों का सशक्तिकरण का भी चित्रण जो है वो इसमें मिलता है। ठीक है, ये जो विषय वस्तु है ये समस्या मूलक ऐतिहासिक नाटक है। इसकी विधा जो है वो ऐतिहासिक है जिसका कथानक गुप्त काल से है। ध्रुव स्वामिनी में प्रसाद ने भारतीय समाज में नारी जीवन के कटु यथार्थ पर गहन विचार किया है। नाटक की भूमिका में प्रसाद जी लिखते हैं कि ये ठीक है कि हमारे आचार विचार और धर्मशास्त्र की व्यवहारिकता का परंपरा विच्छिन्न सी है। ये जो लाइन्स हैं, ये जो फर्स्ट लाइन है, आप लोगों ने इसको ध्यान में रखना है क्योंकि इसको ऐसे ही पूछ लिया जाता है। आगे जितने सुधार या समाजशास्त्र के परीक्षात्मक प्रयोग देखे या सुने जाते हैं उन्हें चिंतित और नवीन समझकर हम बहुत शीघ्र जो है वो अवार्तीय कह देते हैं, किंतु मेरा ऐसा विश्वास है कि तत्कालिक कल्याणकारी परिवर्तन भी हुए हैं। इसलिए 1500 वर्ष पहले के योना अस्वाभाविक नहीं था। क्या होना चाहिए और कैसे होगा ये व्यवस्थापक विचार करें, किंतु इतिहास के आधार पर जो कुछ हो चुका है, जिस घटना के प्रति घटित होने की संभावना है, उसी को लेकर इस नाटक की कथा वस्तु का विकास किया गया है। इसमें कुल टोटल 3 अंक हैं। जो पहला अंक है उसमें ध्रुव स्वामिनी और खंडधारिणी के वार्तालाप से हुआ है। ये नाटक की इस अंश से प्राप्त होता है कि गुप्त सम्राट रामगुप्त की पत्नी पहले उसके भाई चंद्रगुप्त की प्रेमिका रह चुकी है और समुद्रगुप्त ने अपने बड़े पुत्र को अयोग्य जानकर उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त को घोषित किया था, परंतु रामगुप्त ने छल और कपट का न्याय का नाम देकर इस सत्ता संभाल ली थी। रामगुप्त कुटिल और विलासी प्रवृत्ति का शासक है, वह डरपोक है। शक सम्राट की संधि जिससे उससे ध्रुव स्वामिनी मांगी गई थी उसने देने का निर्णय कर लिया। विवाह को अस्वीकार करते हुए वह कहता है, आचार्य के द्वारा पढ़े गए मंत्रों को बोझ वे क्यों उठाए। ध्रुव स्वामिनी बार बार उससे अपने सम्मान की भीख मांगती है पर वह युद्ध के डर से उसे शकराज को सौंप देता है। चंद्रगुप्त इस निर्णय से असहमत होकर स्वयं शकराज के यहाँ जाने का निर्णय करता है, परंतु ध्रुव स्वामिनी उसे अकेले नहीं जाने देती, वह स्वयं भी साथ ही जाती है। दूसरा नाटक, इस अंक का आरंभ जो है वो कोमा के साथ हुआ है। कोमा कौन है? तो ये भी इस नाटक की पात्र है। वह भी एक व्यथित नारी है क्योंकि उसका प्रेमी शकराज भी विलासी प्रवृत्ति का शासक है। ध्रुव स्वामिनी को प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला शकराज स्त्री को भोग्य और वस्तु के अतिरिक्त कुछ नहीं समझता। वह अपने आवेश में शकराज आचार्य मिहिर दीप का अपमान करता है। ये पूरा प्रकरण जो है वो शकराज के चरित्र के स्वार्थी और विलासी स्वरूप का उदाहरण है। इसी अंक में वे चंद्रगुप्त के हाथों मारा जाता है। तीसरा अंक जो है वो पूर्व के दोनों अंकों में उद्घटित समस्याओं के विश्लेषण और समाधान के लिए रचा गया है। इस अंक में ध्रुव स्वामिनी और रामगुप्त का विवाह पुरोहित द्वारा खारिज किया जाता है क्योंकि रामगुप्त गौरव से नष्ट और आचरण से पतित था। रामगुप्त परिषद की बैठक में चंद्रगुप्त को मारने के चक्कर में स्वयं एक सामंत द्वारा मार गिराया जाता है और चंद्रगुप्त की जय जयकार के साथ नाटक समाप्त होता है। तो इसके जो मुख्य पात्र हैं वो कौन कौन से? ध्रुव स्वामिनी जो है वो रामगुप्त की पत्नी है और चंद्रगुप्त की पूर्व प्रेमिका है। ये दृढ़ साहसी स्त्री पात्र है। परिस्थिति वेश जरूर कमज़ोर पड़ती है पर हौसला नहीं हारती, मतलब परिस्थितियों के कारण वह जरूर कमज़ोर भी पड़ती है परंतु अपना हौसला जो है वो नहीं हारती हैं। पुरुष प्रवृत्ति एवं धर्म के नियामकों से तीखे प्रश्न करती है। चंद्रगुप्त को उसके अधिकारों के प्रति जो है वो उद्धृत करती है। मंदाकिनी जो है वो भी इस नाटक की एक पात्र है। वो नाटक की सजीव पात्र जो अपने तीखे प्रश्नों से स्त्री की व्यथा को सामने रखती है। वह भी धर्म की नियामक पुरोहित से बिना किसी डर भय के सीधे प्रश्न पूछती है। वह रामगुप्त द्वारा ध्रुव स्वामिनी को भेजे जाने के निर्णय को खूब कोसती है। फिर है कोमा। कोमा भी इसकी कैरेक्टर है, शकराज की प्रेमिका है, उसे छोड़ देती है। कोमा स्वामिनी है, शकराज से कहती है कि राजनीति का प्रतिशोध क्या एक नारी को कुचले बिना नहीं हो सकता, अतः वह शकराज का शव लेने आती है। आगे है चंद्रगुप्त। गुप्त साम्राज्य का साहसी एवं साम्राज्य के लिए मर मिटने वाला चरित्र
रामगुप्त का भाई है, परंतु उसके चरित्र के बिल्कुल विपरीत है। शकराज से अकेले युद्ध के लिए तैयार है, किंतु गुप्त साम्राज्य की ध्रुवस्वामिनी को भेजने के लिए हरगिज तैयार नहीं। रामगुप्त जो गुप्त साम्राज्य का शासक, जो पिता द्वारा अयोग्य घोषित किए जाने के बावजूद छल कपट से राजा बना, विलासी प्रवृत्ति के साथ। तो कौन था जो इसको अयोग्य घोषित कर दिया था? तो वो थे समुद्रगुप्त। उसने इसको अयोग्य घोषित कर दिया था, परंतु अपने छल कपट के बावजूद वो राजा बन जाता है और विलासी प्रवृत्ति के साथ साथ गौर कायर पात्र जो युद्ध से बचने हेतु अपनी पत्नी को शत्रु को सौंपता है। ठीक है, खुद जो है वो एक कायर शासक है जो युद्ध से बचने के लिए अपनी पत्नी को ही शत्रु को सौंप देता है। तो ये रामगुप्त है। और आगे है शिखर स्वामी, जो रामगुप्त का सहयोगी एवं गुप्त साम्राज्य का अमात्य राष्ट्र रक्षा का उपाय सबसे ऊपर बताते हुए रामगुप्त के फैसले का समर्थन, या यूं कहें रामगुप्त के निर्णयों को धर्म नीति की आड़ में सही बताने वाला ये अवसरवादी, कुटिल, धूर्त एवं अयोग्य अमात्य है। ठीक है, तो ये भी रामगुप्त का ही एक सहयोगी है और यही जो है वो निर्णय वगैरह लेता है, या जो भी रामगुप्त के निर्णय होते हैं तो वो उसी के हाँ में हाँ मिलाता है। तो ये भी क्या है, एक अयोग्य अमात्य है। ठीक है, पुरोहित, ये एक दृढ़ एवं सत्यनिष्ठ चरित्र जिसे धर्म की सच्ची व्याख्या करने में कोई व्यय नहीं है। ये सच्ची व्याख्या करता है। ठीक है, सत्यनिष्ठ चरित्र है इसका, ये अच्छा इंसान है इसमें। और शकराज जो है वो स्वार्थी विलासी प्रवृत्ति का शासक है, ध्रुव स्वामिनी की चाह रखता है, जो कि किसकी पत्नी है, जो पत्नी है रामगुप्त की। और स्त्री को महज वस्तु समझता है, भाग्यवादी है एवं मंगल अमंगल पर विश्वास रखता है। खिंगिल, ये रामगुप्त के यहाँ शकराज का संधि प्रस्ताव लेकर जाने वाला है। और मिहिर देव जो वो कोमा के पिता एवं शक साम्राज्य के आचार्य हैं, ये धार्मिक एवं नैतिक हैं। गौण पात्र कौन कौन से हैं? कुबड़ा है, बोना है, हिजड़ा है, प्रतिहारी है, सम्मत कुमार है, खंडदारिणी है, शक सामत है और दासी नौटंकियाँ हैं। ठीक है, विशेष क्या है इसमें? तो ये रंगमंच की दृष्टि से प्रसाद का सबसे सफल नाट्य कृति है। गुप्त काल का ऐतिहासिक विवरण प्राप्त होता है इसमें। और प्रसाद जी ने इस नाटक में जो है वो संस्कृत निष्ठ एवं व्यवहारिक भाषा का प्रयोग किया है। तो आपने विधा इसकी याद रखनी है कि ये ऐतिहासिक नाटक है और रंगमंच की दृष्टि से एक बहुत ही महत्वपूर्ण सफल नाट्यकृति है। और ये सांस्कृतिक और व्यावहारिक भाषा में प्रयोग इसमें हुआ है। और इस नाटक में मनोवैज्ञानिकता का भी प्रभाव है। इसमें नाटकीय तत्वों का सर्वांगीण विकास जो है वो हुआ है। इसमें प्रमुख उदाहरण क्या है, मतलब किसने किसको क्या क्या बोला हुआ है वो भी ये पढ़ लेते हैं इसको। तो यह राजनीति के सिद्धांत में राष्ट्र की रक्षा सब उपायों से करने का आदेश है। तो ये शिखर ने कहा है, मूर्खों से स्वार्थ के लिए साम्राज्य के गौरव का सर्वनाश करने का निश्चय कर लिया है। सच है, वीरता जब मांगती है भागती है तो उसके पैरों में राजनीतिक छल छंद का धूल उड़ाती है। तो ये मंदकनी ने कहा था। और जीवन विश्व की संपत्ति है, प्रमाद से, क्षणिक आवेश से या दुख की कठिनाइयों से उसे नष्ट करना ठीक नहीं। तो ये चंद्रगुप्त ने कहा था। और द्वितीय अंक में यौवन तेरी चंचल छाया, ये कोमा ने कहा है। छल का बहिरंग सुंदर होता है, ये मिहिर देव ने कहा है। तो मिहिर देव कौन है? ये हमने ऊपर पढ़ा है कि ये कोमा के पिता हैं। ठीक है, और शक साम्राज्य के आचार्य हैं। और प्रेम का नाम लो, वह एक पीड़ा थी जो छूट गई, ये कोमा ने कहा था शकराज से। और सौभाग्य और दुर्भाग्य मनुष्य की दुर्बलता के नाम है, मैं तो पुरुषार्थ को ही सबका नियामक समझता हूँ, ये शकराज ने कहा। राजनीति ही मनुष्य के लिए सब कुछ नहीं है, राजनीति के पीछे नीति से भी हाथ ना धो बैठो, जिसका विश्व मानव के साथ व्यापक संबंध है, ये मिहिर देव ने कहे हैं। तो ये आपने याद रखने हैं जो भी ये कथन है। और जो तृतीय अंक है, इसमें विधान की स्याही का एक बिंदु हराकर भाग्य लिपि पर कालिमा चढ़ा देता है, चंद्रगुप्त ने कहा है। तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट लेके इनको याद रखना है। और आगे ये नाटक ही है। तो इस नाटक में जो है इसका क्या महत्व है, तो इसमें हिंदी साहित्य और नारी चेतना का महत्वपूर्ण दस्तावेज है। स्त्री के पुनर्विवाह स्वतंत्र व्यक्तित्व का समर्थन है, इतिहास और सामाजिक समस्या का सुंदर समन्वय है और प्रसाद की प्रगतिशील दृष्टि का
परिचायक है। तो यही इसमें कुछ महत्वपूर्ण बताया गया है और ये 1933 में प्रकाशित हुआ था। इसमें कितने अंक हैं? 3 अंक हैं। ये आप लोगों ने ध्यान में रखने हैं। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट एंड शेयर करें। थैंक यू।